अस्सलाम वालेकुम। आज हम सही आदात की जमा करना सीखेंगे। तो सही आदात की जमा के 3 उसूल हैं। ये तीनों उसूल आप अच्छी तरह याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए कि सही आदात की तफरीक के उसूल अलग होते हैं, ज़रब और तकसीम के उसूल अलग होते हैं। लेकिन आज हम जमा कर रहे हैं, इसके उसूल भी अलग हैं। तो जमा के उसूल आप याद रखिए कि सही आदात की जमा के क्या उसूल होते हैं और उसी के लिहाज से हमें यहाँ पर जमा करनी होती है। पहला उसूल तो ये है कि मस्बत आदात की जमा मस्बत आती है। दूसरा भी उसूल आसान है, मनफी आदात की जमा मनफी आती है। अब है तीसरा उसूल जिसे समझना चाहिए आपको और अच्छी तरह याद रखना चाहिए। एक मनफी और एक मस्बत आदात की जमा करते वक्त आदात का फर्क निकाल कर बगैर अलामत वाले बड़े अदद की अलामत लगाते हैं। ये हमारा तीसरा उसूल है। इसमें एक बात याद रखिए कि बगैर अलामत वाला बड़ा अदद क्यों इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, क्योंकि मनफी 2 और मस्बत 4 इसमें कौन सा अदद बड़ा होता है? मस्बत 4 बड़ा होता है और मनफी 2 छोटा होता है। अब बगैर अलामत वाले बोले तो इनकी अलामत को नजरअंदाज करके देखिए। 4 और 2 में कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है। तो 4 ये बगैर अलामत वाला अदद बड़ा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूसरी मिसाल से आपको समझ में आएगा कि मनफी 6 और मुस्बत 2 इसमें कौन सा बड़ा अदद है? अददी खत पर मनफी 6 छोटा है और मुस्बत 2 बड़ा है। लेकिन बगैर अलामत के अगर हम देखें तो कौन सा बड़ा रहेगा? 6 रहेगा कि 2 रहेगा? तो बगैर अलामत वाला 6 बड़ा अदद है। तो इसलिए हमको अगर एक मनफी अदद और एक मस्बत अदद की जमा करनी हो तो हमको अलामत हटाकर सोचना पड़ता है कि कौन सा अदद बड़ा है, क्योंकि अलामत के हिसाब से बड़ा छोटा अलग आता है। इसलिए हम बगैर अलामत वाला बड़ा अदद देखते हैं और उसके साथ वाली जो अलामत होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम मिसाल में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं ये अददी खत ले रहा हूँ। इस अददी खत पे आपको मब्दा 0 नजर आ रहा है। इसके दाईं जानिब मस्बत आदाद है, मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5, मस्बत 6, मस्बत 7, मस्बत 8, यहाँ तक मैं लिया हूँ। इसके बाद दूसरी जानिब भी यानी बाईं जानिब भी 0 के बाईं जानिब भी मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, मनफी 5, मनफी 6, मनफी 7, मनफी 8 यहाँ तक मैंने आदाद लिया हूँ। इसमें एक खास बात याद रखिए, जब मुस्बत अदद जमा करना है तो मुस्बत की सिमत में जाना होगा और जब मनफी अदद जमा करना हो तो मनफी की सिमत में जाना होगा। मतलब ये है कि मुस्बत और मनफी ये सिमत भी बताते हैं कि आपको किस तरफ के आदद जमा करना है, किस तरफ जाके कितनी इकाइयां जमा करना है। तो याद रखिए, मुस्बत अदद जमा कर रहे हैं तो मुस्बत अलामत की तरफ बढ़ेंगे आप जो दाईं जानिब है। अब मनफी आदाद जमा कर रहे हैं तो मनफी निशानात की तरफ आप आगे बढ़ेंगे जो 0 के बाईं जानिब है। तो देखिए, इसको हम मिसाल के जरिए समझते हैं। तो हम सबसे पहले 2 मुस्बत आदाद लेते हैं, मुस्बत 2 और मुस्बत 4। तो पहला उसूल क्या है हमारा? मुस्बत अदद की जमा मुस्बत आती है। तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम पहली से 5वीं तक इसी तरह जमा करते आ रहे हैं। तो 2 और 4 मुस्बत 6। अब देखिए अददी खत के लिहाज से हम कैसे जमा करते हैं। मुस्बत 2 कहाँ है? ये है मुस्बत 2। इसमें जमा कितने करने हमको? मुस्बत 4। तो मुस्बत 4 जमा करने का मतलब होता है कि 4 इकाई फासला जमा करना। याद रखिए, मुस्बत 4 जमा करने का मतलब होता है 4 इकाई फासला जमा करना है मुस्बत 2 में। तो हम 4 इकाई फासला जमा करेंगे, 1 2 3 4। किस अदद पे पहुंचे हम? मुस्बत 6। तो ये मुस्बत 6 जो है हमारा जवाब सही है। अब देखिए दूसरी मिसाल, मुस्बत 3 में जमा करना है मुस्बत 5। मुस्बत आदाद की जमा मुस्बत आती है तो 5 और 3 8, ये 8 लिख दिए हैं। अब अददी खत से समझते हैं हम। मुस्बत 3 यहाँ है, इसमें जमा करना है हमको मुस्बत 5 यानी 5 इकाई आगे जाके जमा करना है हमको। ये 1 इकाई 2 3 4 5 इकाई। क्या जवाब आया है? मुस्बत 8। ये है मुस्बत 8। तो ये पहला उसूल हो गया हमारा, मुस्बत आदाद की जमा मुस्बत आती है। दूसरा उसूल, मनफी आदाद की जमा मनफी आती है। ये भी बहुत आसान है। मनफी 2 में मनफी 4 जमा किए तो जवाब आया मनफी 6। यानी मनफी अदद की जमा करना है, 2 और 4 6, दोनों मनफी अदद है तो मनफी अलामत लगाएंगे। अब अददी खत पे देखिए, ये है मनफी 2, इसमें जमा करना है हमको मनफी 4। मनफी किस सिमत में आते हैं? बाईं जानिब। तो जमा करना है हमको मनफी 4 है, इसलिए मनफी की सिमत कौन सी है? बाईं जानिब की। तो 4 इकाई
बाईं जानिब हम बढ़ेंगे। 1 2 3 4, ये 4 इकाई कितने आ गए यहाँ पर? -6। तो ये आ गया हमारा -6 जवाब। इसके बाद देखिए दूसरी मिसाल हम लेते हैं। -3 में जमा करते हैं -5। उसूल तो वही है, मनफी अदद की जमा मनफी आती है, तो 5 और 3 हो गए 8। तो मनफी अदद की जमा मनफी, तो मनफी लगा देंगे, -8। अब अदद एक खत से समझिए, ये है -3, इसमें जमा करना है -5। तो मनफी की सिमत में बाई सिमत में जाना पड़ेगा, मनफी के सारे निशानात बाई सिमत में है, तो 5 इकाई हम बाई सिमत में बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 इकाई बढ़ गए हम। क्या जवाब आया? -8। ये देखिए -8। अब तीसरा उसूल भी बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर 3-4 मिसालों से समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया हूँ -2 में जमा करना है मस्बत 4, तो एक मनफी हो गया, एक मस्बत हो गया। तो देखिए अददी खत पर -2 कहाँ है? ये -2, इसमें कितने जमा करना है? मस्बत 4। मस्बत की सिमत किधर है? दाईं जानिब, तो दाईं जानिब की 4 इकाइयां हम इसमें जमा करेंगे। 1 2 3 4, कहाँ पहुंचे हम? मुस्बत 2 पर, तो यहाँ आ गया -2। अब अगर हम खत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जवाब कैसा लिखेंगे? तो हमें पता है कि एक मनफी अदद हो और एक मुस्बत अदद हो, दोनों की जमा करना हो तो उनका फर्क निकालते हैं। तो 2 और 4 में कितना फर्क है? 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2, तो 2 फर्क है। बड़ा दिखाई देने में बगैर अलामत का अदद कौन सा है? अलामत छुपा देते हैं, बगैर अलामत वाला 4 बड़ा अदद नजर आ रहा है, तो इसकी अलामत कौन सी है? 4 की मुस्बत है, तो मुस्बत 2 लिखेंगे हम। तो मुस्बत की अलामत नहीं भी लिखे तो चलता, मुस्बत 2 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मनफी रहा तो मनफी लिखना जरूरी है। देखिए दूसरी मिसाल, यहाँ मैं लेता हूँ मुस्बत 2 लेता हूँ और इसमें जमा करता हूँ -4। एक अदद मस्बत हो गया और एक अदद मनफी हो गया। तो मैंने यहाँ पे मस्बत 2 लिया हूँ, उसमें जमा कर रहा हूँ -4। अब अददी खत पे देखिए मस्बत 2 कहाँ है? ये है मस्बत 2। जमा करना है -4, तो मनफी की सिमत किधर है? बाईं जानिब है, तो बाईं जानिब ही हम बढ़ेंगे 4 इकाई। 1 2 3 4, कहाँ पहुंचे हम? -2 पर पहुंचे हैं, तो इसका जवाब है -2। अब इसके बाद में देखिए तीसरी मिसाल, क्योंकि अददी खत पर हम कम अदद लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दाईं तरफ 10, बाईं तरफ 10, इससे हम जमा करना सीखते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े जब आदाद आते हैं तो आपको उसूल जुबानी याद रखना पड़ता है और उसी तरह उसकी जमा करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर तीसरी मिसाल ले रहा हूं मैं, मस्बत 3 जमा -11। अब इसकी जमा करना है बगैर अददी खत के। हम कैसे जमा करेंगे? एक मस्बत है और एक मनफी है, तो मस्बत और मनफी अदद की जमा करते वक्त क्या करना है? उनका फर्क निकालना है। तो 11 और 3 में कितने अदद का फर्क है? तो 11 में से 3 तफरीक कीजिए, 11 में से 3 जाएंगे, 8 बचेंगे, तो 8 का फर्क है, तो ये हम 8 लिख देंगे। अब किसकी अलामत लिखेंगे? तो बगैर अलामत वाला अदद देखेंगे हम कौन सा बड़ा है, तो अलामत छुपा देते हैं। बगैर अलामत वाला अदद कौन सा बड़ा है? 11। तो 11 की अलामत कौन सी है? मनफी, तो मनफी हम इसके साथ में जोड़ेंगे, तो -8 इसका जवाब आया। अब देखिए दूसरी मिसाल, अब मैंने पहला अदद -3 लिया हूँ, इसमें जमा कर रहा हूँ मस्बत 11। तो वही तरीका है, फर्क निकालेंगे हम। कितना फर्क है? 11 में से 3 निकालेंगे, 8 का फर्क है। अब फिर देखेंगे हम कि कौन सा अदद बगैर अलामत वाला बड़ा है, तो अलामतें छुपा दो। बड़ा अदद कौन सा है? 11 है। 11 की कौन सी अलामत है? मस्बत अलामत है, तो मस्बत 8 लिखेंगे हम। मस्बत 8 को हम 8 भी लिख सकते हैं। अब इसी दोनों मिसालों को हम अददी खत पे भी देख लेते हैं एक मर्तबा। मस्बत 3 देखिए, मस्बत 3 में -11 जमा करना है, यानी -11 इकाइयां जमा करना है, मनफी की सिमत की। तो मनफी की सिमत किधर है? बाईं जानिब है, तो 11 इकाइयां आगे बढ़ेंगे। कहां से? मस्बत 3 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ पहुंचे हम? -8 पर। देखिए हमारा जवाब -8 आया है। इसी तरह देखिए -3 में मस्बत 11 हम जमा कर रहे हैं, तो -3 यहाँ पर है, यहाँ से हम 11 इकाई मस्बत सिमत में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ पहुंचे हम? मस्बत 8 पे पहुंचे, तो हम लिखेंगे मस्बत 8। तो इस तरह जो है तो सही आदाद के जमा के उसूल आपको याद रखना है। तफरीक के उसूल अलग होते हैं, ज़रब और तकसीम के उसूल अलग होते हैं, आपने उसे मिक्स करना नहीं है। अच्छी तरह ये उसूल जमा
के याद कीजिए। और एक बात ख्याल रखिए कि बगैर अलामत वाला क्यों कहते हैं हम, क्योंकि जैसे एक मिसाल हमारे पास में यहाँ है मस्बत 3 और -11। अलामत -11 जो है ये अदद छोटा होता है और मुस्बत 3 बड़ा होता है, लेकिन हमें जो है तो बगैर अलामत वाला देखना है तो बगैर अलामत वाला 11 बड़ा होता है। अगर वैसा देखते तो कौन सा अदद बड़ा रहता था, वो 3 बड़ा रहता था, तो 3 की अलामत मुस्बत है तो मुस्बत लगा देते थे हम। तो हमको बगैर अलामत वाला अदद देखना पड़ता है अलामत लगाने के लिए, अलामतें हटाकर कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ 11 बड़ा है इसलिए हमने 11 की अलामत जो मनफी थी वो मनफी यहाँ पर लगाए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में जमा के उसूल आ गए होंगे।